दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और इस विशालकाय भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, जिसके लिए चुनी गई इस देश के एक आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी। मैं सिर्फ चाहती थी कि कुछ पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करके अपने परिवार को सपोर्ट करूंगी, लेकिन मेरी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए जिनके चलते मैं कब राजनीति में आ गई पता ही नहीं चला। ये शब्द थे द्रौपदी मुर्मू के। दोस्तों, यदि आपकी जिंदगी बिना रुकावटों के, बिना चैलेंजेस के गुजर रही है तो शायद आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि मुश्किलों की सवारी करके ही इतिहास रचा जाता है। ये बात सच कर दिखाई है हमारी इस सीरीज की नायिका द्रौपदी मुर्मू ने। भारत के इतिहास में 25 जुलाई 2022 एक खास तारीख बन गई है, क्योंकि इस दिन भारत में पहली बार किसी आदिवासी परिवार की महिला ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर पड़ाव में कई दुखों का सामना किया, समाज के कई रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा और हर बार समाज के लिए एक नए उदाहरण के रूप में प्रेरणा बनकर उभरी। दोस्तों, उन दिनों एक लड़की के लिए अपने गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करना भी हमारे देश में चैलेंज हुआ करता था। ये शादी करा दी जाती थी। द्रौपदी के साथ इससे भी बड़ा चैलेंज था। एक तो गांव की लड़की थी, दूसरा ट्राइबल कम्युनिटी से थी। जब वो बाहर पढ़ाई करने जाने लगी तो गांव के लोग अक्सर उनके पिता को सलाह दिया करते थे कि उन्हें ना जाने दें। हालांकि उनके पिता ने उनका भरपूर साथ दिया। ऐसे उनकी लाइफ के बहुत से इंसिडेंट हैं जो हम इस सीरीज में आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तरन्नुम और आप सुन रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित हमारी शानदार सीरीज सिर्फ कुकू एफएम पर। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वो देश की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली दूसरी महिला हैं, क्योंकि उनसे पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। हाँ, लेकिन एक आदिवासी परिवार से वो इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार थीं। वहीं विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, जो भारतीय राजनीति खड़ी रहे। वो 2 बार देश के वित्त मंत्री और 1 बार विदेश मंत्री रह चुके हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर यशवंत सिन्हा जितना बड़ा नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके वो उन्हें हराने में कामयाब रहीं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए स्वर्ण युग की भी शुरुआत हो गई है। अब उनकी जीत से आदिवासी वर्ग के विकास में कितना बदलाव आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि एक आदिवासी, वो भी एक महिला का देश के राष्ट्रपति पद पर बैठना उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया है, जो भेदभाव और बेसिक सुविधाओं के अभाव में अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक आदिवासी महिला आखिर यहाँ तक पहुँची कैसे? कैसे एक महिला ने गांव से निकलकर भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई? इस सवालों के साथ साथ ये भी जानेंगे कि उनका बचपन कैसा था, उनकी फैमिली में कौन, उनके जीवन के सारे उतार चढ़ाव जिसने उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि आज वो भारत के सबसे बड़े पद पर पहुंच पाई। दोस्तों, इस सीरीज में बताई गई जानकारी बहुत से अलग अलग सोर्सेज से ली गई है, जैसे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज एटसेट्रा। अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ इस शानदार सफरनामे में। आज की सुबह भी और दिनों जैसी ही थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही चूल्हे पर चाय चढ़ चुकी थी। आदमी खेतों में जाने की तैयारी कर रहे थे और बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने में बिजी थे। दूध की गाड़ी के पास दुकानदारों की भीड़ लगी थी। कई दुकानें खुल चुकी थीं और कुछ खुलने का इंतजार कर रही थीं। वहीं काले पीले रंग के एक ऑटो में सवार लोग शहर जा रहे थे। तभी टेलीविजन और रेडियो पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। आजादी के 75 साल बाद कोई आदिवासी महिला पहली बार राष्ट्रपति पद को संभालने वाली है। ये खबर सुनकर पूरे गांव में जश्न शुरू हो गया। सब लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़ खुशी मनाने लगे। अब वैसे तो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का जश्न पूरे देश में ही हो रहा था, लेकिन इस गांव की खुशी अलग थी, क्योंकि ये कोई और गांव नहीं बल्कि द्रौपदी मुर्मू का घर, उनका जन्म स्थान ऊपर बेड़ा गाँव था, जो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में पड़ता है। 20 जून 1958 को इसी गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था।
द्रौपदी संथाल आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं और ये वही आदिवासी समुदाय है जिससे फ्रीडम फाइटर कान्हा मुर्मू बिलोंग करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में विद्रोह किया था। ये आदिवासी जनजाति वैसे झारखंड की प्रमुख अनुसूचित जनजाति है और यही इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा भी है। हाँ, लेकिन झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश में भी इस जनजाति के लोग रहते हैं और पहाड़, तालाब और नदियां भी हैं जो इस गांव की खूबसूरती को निखारते हैं। अब वैसे तो ये गांव भी देश के दूसरे गांव की तरह ही आम है। यहाँ के लोगों की भी अपनी परेशानियां, अपनी जरूरतें हैं। दूसरे गांव की तरह ही यहाँ के लोगों के दिन की शुरुआत भी सुबह सूरज उगने के साथ ही शुरू हो जाती है और शाम ढलते ही लोग रात के खाने की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन एक बात है जो इस गांव को दूसरे गांव से अलग बनाती है और वो ये कि इस गांव की बेटी अब देश की राष्ट्रपति बन गई हैं। उनका जन्म जिस घर में हुआ उसकी छत खपरेल की थी, माने कच्ची मिट्टी की थी। अब घर वालों ने पीले रंग का पक्का मकान बनवा लिया है, लेकिन घर के कुछ कमरे अभी भी उसी हालत में हैं, जिन्हें शायद आज भी ऐसा इसलिए छोड़ा गया है ताकि द्रौपदी मुर्मू जब भी यहाँ आए उन्हें उनका गुजरा बचपन याद आ जाए। इस घर में अब भाई का परिवार रहता है, जिन्होंने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि पुराने घर को वो लोग उसी रूप में मेंटेन रखे जैसे वो था, ताकि द्रौपदी की यादें वैसे ही रहें। वे जब भी यहाँ आती हैं तो उन्हें अपने पुराने घर को देखकर खुशी होती है। उन्हें खाने में पखल और आलू का चोखा बहुत पसंद है। आज इस गांव में फिर भी बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं। बस लोगों को 2 वक्त का खाना मिल जाए, वही उनके लिए काफी था। इस गांव में बिजली तक हाल ही के कुछ सालों में आई है। ऐसे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि द्रौपदी का बचपन यहाँ किन हालात। सोचा था कि वो कभी पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगी। ऐसा इसलिए शायद क्योंकि उस समय एक लड़की का पढ़ना लिखना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और वो भी अगर वो लड़की एक आदिवासी जनजाति की हो तो उसके लिए तो ये संघर्ष और भी बढ़ जाता था। पर समाज की ये बेड़ियां द्रौपदी के सपनों को कहाँ रोकने वाली थी। माता पिता का साथ मिला और द्रौपदी ने अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई की। स्कूल के दिनों की उनकी कहानियां और भुवनेश्वर में कॉलेज तक के किस्सों के बारे में। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और जल्द ही उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उस समय श्याम चरण भी भुवनेश्वर के ही एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद द्रौपदी और श्याम ने शादी के बारे में सोचा। परिवार की रजामंदी के लिए श्याम चरण द्रौपदी का हाथ मांगने उनके घर पहुंच गए। श्याम द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए वो अपने चाचा और कुछ रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर गए थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टुडू ने इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दिया। पर श्याम चरण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ द्रौपदी से। वहीं द्रौपदी ने भी घर पर साफ कह दिया कि वो श्याम चरण के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगी। परिवार नहीं माना तो श्याम चरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाल दिया। आखिर में थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। शादी के लिए द्रौपदी के परिवार की मंजूरी मिल चुकी थी। अब श्याम चरण और द्रौपदी के घर वाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। उस समय संथाल जाति में परंपरा थी कि लड़की को शादी में कुछ जानवर और कपड़े दिए जाते थे ताकि वो अपने अपने जीवन की शुरुआत बिना किसी समस्या के कर सकें। अब अमीर परिवार तो फिर भी इस परंपरा को पूरा कर सकते थे, लेकिन अक्सर गरीब परिवारों को जानवर खरीदने के लिए धन जुटाने में दिक्कतें आती थीं। ऐसे में काफी बातचीत के बाद तय हुआ कि द्रौपदी को शादी में 1 गाय, 1 बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे, जिस पर दोनों के परिवार सहमत हो गए। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो गया। कहा जाता है कि द्रौपदी और श्याम की शादी में लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था, जो उस समय यहाँ की लगभग हर शादी में बनता था। शादी के बाद द्रौपदी की गृहस्थी काफी खुशहाल चल रही थी और जल्द ही वो माता पिता भी बन गए। द्रौपदी के 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक टिक ना सकी। उनकी पहली बेटी जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी, जिसके गम से द्रौपदी काफी टूट गईं।
लेकिन अपने बाकी बच्चों के लिए उन्होंने खुद को संभाला और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं। साल 2009 में उनके बेटे लक्ष्मण मुर्मू की अचानक मौत हो गई। उस समय लक्ष्मण की उम्र 25 साल थी। बताया जाता है कि उनका बेटा लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहता था। वहीं जब उनके बेटे की मौत हुई उस समय द्रौपदी रायरंगपुर में थीं। लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और देर रात एक ऑटो से उसके कुछ दोस्त उसे घर छोड़ने आए। जब लक्ष्मण घर पर पहुंचा तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उसके कमरे में लिटा दिया। उस समय घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह जब काफी देर होने के बाद भी लक्ष्मण अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो घर वालों को शक हुआ और उन्होंने कमरे में जाकर देखा। कमरे में लक्ष्मण बेड पर बेजान पड़ा था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो। लक्ष्मण की ऐसी हालत देख घर वाले डर गए। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को फोन लगाया और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। बेटे की अचानक मौत की खबर से द्रौपदी सदमे में आ गईं और एक जवान बेटे को खोने के गम ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया। अब वो पहले जैसे नहीं रही थी। उन्होंने लोगों से बात करना और मिलना जुलना बहुत कम कर दिया और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के गम से उभरना शुरू किया उन पर दुखों के और पहाड़ टूट पड़े। साल 2013 में एक सड़क दुर्घटना के दौरान द्रौपदी के दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। 4 साल के अंदर 2 बेटों को खोने के गम से द्रौपदी पूरी तरह से टूट चुकी थी। पर शायद फिर भी द्रौपदी में हिम्मत बाकी थी, इसलिए उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया। लेकिन उनके पति ऐसा ना कर सके और बेटे की मौत के कुछ समय बाद उनके पति की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन उन्होंने इन सब से कैसे फाइट किया, जानेंगे अगले एपिसोड में। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू के लिए ये सब आसान था। वो भी बहुत बुरे हालातों से गुजरी। एक समय तो वो बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं। डिप्रेशन, जो आज भी हमारी सोसाइटी में एक बनावटी शब्द माना जाता है, क्योंकि शरीर पर कहीं चोट लग जाए या फिर शरीर के किसी अंग में खराबी आ जाए तो उसका पता रिपोर्ट्स में लग जाता है। लेकिन क्योंकि डिप्रेशन एक मेंटल इशू है और इसके दूसरी बीमारियों की तरह कोई लक्षण नजर नहीं आते, इसलिए कोई इसे सीरियसली नहीं लेता है। पर सच तो ये है कि डिप्रेशन एक बहुत ही खतरनाक मानसिक बीमारी है जिसकी दवा कुछ है तो बस खुश रहना। जब द्रौपदी के पहले बेटे की मौत हुई तो वो भी अपने बेटे के गम में डिप्रेशन में चली गईं। वो पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुकी थी और उसके बाद अब उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया था। उन्हें समझ नहीं को कैसे कम करें। एक समय तो आया जब उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो दिन रात बस रोती ही रहती थीं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसा करीब 2 महीने तक चला था। वो अक्सर नींद में भी रोती रहती थीं। उन्हें मरने के ख्याल आने लगे थे और वो लोगों को भी लगने लगा था कि वो अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। उनके करीबी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो राजनीति भी छोड़ना चाहती थीं, क्योंकि अपने बेटे की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहराने लगी थीं। उन्हें लग रहा था उनके मन में मरने के ख्याल आने लगे थे, लेकिन उस समय उन्होंने खुद को संभाला और खुद से कहा कि नहीं, मरना तो नहीं है, जीना तो है उनके लिए जो अभी जिंदा हैं, जिन्हें उनकी जरूरत है। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने अंदर के इस गम को कैसे कम करें, कैसे खुद का ध्यान काम और दूसरी चीजों में लगाएं। फिर इसी दौरान उन्हें किसी ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाने की सलाह दी। द्रौपदी को इससे पहले साल 2002 में भी उनके एक परिजन ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बारे में बताया था, लेकिन उस समय उन्होंने इस संस्था पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये संस्था भी दूसरी धार्मिक संस्था जैसी ही होगी जिनसे वो जुड़ी हुई हैं। धार्मिक संस्थाएं अक्सर उन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया करती थीं, जिनमें वो जाती थीं, कुछ समय वहां भजन कीर्तन सुनती और किताबें पढ़ती और वापस आ जाती। लेकिन उन्हें लगा कि वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में समय नहीं दे पाएंगी। पर इस बार कहानी अलग थी। तो द्रौपदी मुर्मू ठान चुकी थी कि उन्हें अपने डिप्रेशन को खत्म करना है और जीना है, लेकिन जीने के लिए कोई आधार तो चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कॉल लगाया और उन्हें अपनी स्थिति बताई, जिसके बाद आश्रम से कुछ महिलाएं द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची और जल्द ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में द्रौपदी मुर्मू का ध्यान आश्रम के प्रवचन में नहीं लग पाया,
क्योंकि अभी भी वो अपने गम में डूबी हुई थीं। वो अकेले बैठकर बस यही सोचती रहती थीं कि वो क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, जो हुआ क्या उसकी वजह वही थी। लेकिन धीरे धीरे आश्रम के प्रवचनों और कीर्तन में उनका ध्यान लगने लगा। उन्होंने अपना सारा समय लोगों को देना शुरू कर दिया और दिन का रूटीन कुछ ऐसा हो गया था कि सुबह से लेकर दोपहर तक पॉलिटिकल काम और फिर उसके बाद आश्रम का काम। वो आश्रम की महिलाओं के साथ गांव-गांव लोगों को जागरूक करने और उन्हें सिखाने जाया करती थीं। आश्रम के पास अपनी गाड़ी नहीं थी। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को अपनी गाड़ी में गांव-गांव ले जाती। अब द्रौपदी मुर्मू को अपनी जिंदगी का आधार मिल चुका था। वो समझ चुकी थी कि आपका गम, आपकी तकलीफ तभी कम हो सकती है जब आप दूसरों के काम आओ। उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करो। लोगों के मुस्कुराते चेहरे देखकर द्रौपदी को जीने की एक वजह, एक हिम्मत मिलती थी। उनकी जिंदगी अब नॉर्मल होने लगी थी कि साल 2013 फिर उनके लिए एक बड़ा तूफान लेकर आया। 2 जनवरी 2013 ये वो दिन था जब द्रौपदी का दूसरा बेटा किसी काम से घर से निकला था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। द्रौपदी मुर्मू फिर टूट गईं। वहीं दूसरे बेटे की मौत के 1 महीने के अंतराल में ही उनके भाई और माँ भी चल बसीं। उनकी जगह शायद कोई और होता, ये सब सह नहीं पाता, लेकिन इस बार वो अपने मन को मजबूत कर चुकी थी। उन्हें अपने बेटे और माँ के जाने का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने अपने मन को डगमगाने नहीं दिया। वो खुद को शांत रखने के लिए योगा और ध्यान करने लगी। लेकिन इस बार द्रौपदी ने तो खुद को संभाल लिया था, पर उनके पति खुद को संभाल ना सके और साल 2014 में वो भी हार्ट अटैक से चल बसे। अब परिवार में सिर्फ उनकी बेटी बची थी। उनकी बेटी भी अपने आप को बिजी रखने के लिए बैंक में नौकरी करने लगी। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू ने अपना सारा समय गांव में गरीब लोगों को दे दिया और अपने ससुराल पहाड़पुर की सारी जमीन ट्रस्ट बनाकर उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए दे दी, जिसका नाम उन्होंने अपने पति और बेटों के नाम पर SLS ट्रस्ट रखा। ये स्कूल 4 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पर 6ठी से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। वहीं फिलहाल इस स्कूल में 70 स्टूडेंट और 6 टीचर हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, लेकिन स्कूल में उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है ताकि वो मन लगाकर पढ़ाई कर सकें। स्कूल के अंदर द्रौपदी मुर्मू और उनके 2 बेटों की याद में एक स्मृति स्थल भी बनाया गया है, जहां तीनों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। पॉलिटिकल कामों में बिजी होने की वजह से द्रौपदी मुर्मू को यहाँ रहने का टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ के अधिकारियों की माने तो समय समय पर कॉल कर स्कूल की अपडेट लेती रहती हैं। वहीं इसके अलावा उन्होंने अपने गांव का घर और जमीन भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम के नाम कर दी। उनका मानना है कि उनका ऐसा करना सही है, क्योंकि उसे जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें कुछ मिल जाएगा और वो उतने में खुश हैं जितना उनके पास है। कई सामाजिक संस्थानों से जुड़ने के बाद द्रौपदी ने अपने गांव, जिला और आदिवासी समाज के लिए बहुत काम किया। उन्होंने काफी संघर्ष करके अपनी पढ़ाई पूरी की थी, इसलिए वो पढ़ाई का मोल जानती थी और चाहती थी कि दूसरी आदिवासी लड़कियां भी उनकी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे हमारे हालात सुधर सकें। उनका मानना है कि आदिवासी लोग को वैसे ही जिंदगी में दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में शिक्षा ही एक तरीका है जिससे ये लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और उनके इसी सामाजिक संघर्ष को देखकर उनके जिले और गांव वालों ने उनका सपोर्ट किया, जिनके दम पर उन्होंने साल 1997 में पार्षद का चुनाव लड़ा और इसे जीता। हाँ, लेकिन पार्षद का चुनाव लड़ने और पॉलिटिक्स में उतरना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। द्रौपदी मुर्मू की राजनीति में कोई पहचान नहीं थी और उनका राजनीति में जाने का कोई विचार भी नहीं था। उन्हें एक टीचर की नौकरी मिल गई थी। यही उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। दरअसल उस समय काउंसलर की सीट ST के लिए आरक्षित थी। पार्टी की स्टेट लीडरशिप की तरफ से आदेश मिला कि किसी योग्य ST महिला की तलाश कीजिए। ऐसे में रायरंगपुर के जिला अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्रौपदी मुर्मू और उनके पति श्यामचरण मुर्मू से मिले। वो द्रौपदी मुर्मू को इन दिनों से जानते थे, जब वो भुवनेश्वर में एक आदिवासी स्कूल में पढ़ने जाया करती थीं।
रविंद्रनाथ महतो को लगा कि द्रौपदी इस सीट के लिए सबसे योग्य कैंडिडेट हैं, लेकिन द्रौपदी का परिवार उन्हें राजनीति में भेजने के लिए तैयार नहीं था। श्याम मुर्मू ने राजनीति की बात सुनते ही कहा, ये राजनीति हमारे लिए नहीं, हम छोटे लोग हैं, औरतों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन श्याम और द्रौपदी को राजी करने के लिए रविंद्रनाथ अड़े रहे। दोनों को मनाने के लिए अपने साथ कुछ और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी ले गए। हमारी सोसाइटी में लोग महिलाओं को राजनीति में लाने में डरते हैं और यही डर उनके मन में भी था। लेकिन कुछ समय बाद उनका परिवार समझ गया कि उनके लिए यही सही है और इस तरह द्रौपदी ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा और पार्षद का चुनाव लड़ा। वहीं इसी साल उन्हें रायरंगपुर सिविक बॉडी का वाइस चेयरपर्सन भी चुना गया। यही नहीं, उन्हें साल 1997 में ही उड़ीसा में बीजेपी की तरफ से एसटी मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट भी चुना गया। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर पर बात करते हुए एक बार कहा था कि उन्होंने कभी राजनीति में आने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें यहाँ लेकर आ गई। दुनिया कहती है कि राजनीति में जब तक किसी का हाथ ना हो आप आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई मैंने उसे ईमानदारी के साथ निभाया और इसलिए जब साल 2000 में उन्होंने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा तो उन्हें भारी मतों से जीत मिली। उस समय उड़ीसा में बीजेपी और बीजू जनता दल के गठबंधन की सरकार बनी थी और क्योंकि अच्छे कामों की वजह से द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी समाज का अच्छा खासा सपोर्ट था, इसलिए उन्हें बीजेपी और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री दे दी गई। माने उनकी वो अब परिवहन और वाणिज्य मंत्री थी। साल 2000 से 2004 तक ये विभाग उनके पास था। इस बीच साल 2002 में उन्हें मत्स्य पालन विभाग भी दे दिया गया था। इसके अलावा उनके अच्छे कामों को देखते हुए साल 2002 से 2009 के बीच उन्हें बीजेपी के एसटी मोर्चा की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बनाया गया। इसी बीच साल 2004 में उड़ीसा में फिर से चुनाव हुए, जिनमें एक बार फिर रायरंगपुर सीट से जीत हासिल की, जिसके बाद वो साल 2006 से 2009 के बीच बीजेपी के एसटी मोर्चा की स्टेट प्रेसिडेंट भी रहीं और इस दौरान उन्होंने न केवल उड़ीसा के लोगों के लिए काम किया बल्कि उन्हें जरूरी मुद्दों को भी सरकार के सामने रखा और ये उनके अच्छे कामों का ही नतीजा था कि उन्हें विधानसभा की तरफ से बेस्ट विधायक का नीलकंठ पुरस्कार मिला। इसके बाद 2009 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सबको लग रहा था कि अब द्रौपदी मुर्मू का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। साल 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का गवर्नर नियुक्त किया गया था। वो झारखंड की पहली महिला गवर्नर तो थी ही, साथ ही पहली आदिवासी महिला भी थी जो इस पद तक पहुंची थी। लेकिन हमेशा की तरह द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। हमारे देश में राज्यपाल यानी कि गवर्नर का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है और इसी नियम को मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को भी साल 2020 में अपने पद से रिटायर होना था। लेकिन क्योंकि साल 2020 में कोरोना महामारी आ गई, इसलिए उनके कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया गया। अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाई और जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि द्रौपदी बच्चों की शिक्षा को बहुत जरूरी मानती हैं। ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान झारखंड के शिक्षा स्तर को बेहतर करने के कई प्रयास किए। राज्य के जिन विश्वविद्यालयों में चांसलर और वाइस चांसलर्स के पद खाली पड़े थे, उन पर नई नियुक्ति की। यही नहीं, उन्हें उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों 6000 मामले निपटाए गए। यही नहीं, उन्होंने कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसीजर को आसान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी खुलवाए। इसके अलावा राज्य की कानून व्यवस्था, आदिवासियों की स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी ध्यान दिया और इसके लिए राज्य की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों पर सवाल खड़े किए, लेकिन साथ ही हमेशा संवैधानिक पद की गरिमा भी बनाए रखी। और शायद यही वजह रही कि 6 साल तक गवर्नर रहने के बाद भी वो किसी विवाद में नहीं पड़ी। 12 जुलाई 2021 को उन्होंने झारखंड के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। उनके विदाई समारोह में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा था कि द्रौपदी मुर्मू ने जो काम झारखंड के लिए किए हैं, उसके लिए झारखंड हमेशा उनका आभारी रहेगा और उनके काम को हमेशा याद किया जाएगा।
दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर को बनाने में बीजेपी पार्टी ने अहम रोल निभाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार द्रौपदी मुर्मू के एक फैसले की वजह से ही बीजेपी की सरकार चली गई थी। दरअसल झारखंड की राज्यपाल रहने के दौरान द्रौपदी मुर्मू के पास एक ऐसा बिल आया जिसे उन्होंने पास करने से इनकार कर दिया। ये बिल CNT एक्ट माने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और SPT एक्ट यानी कि संथाल परगना टेनेंसी में संशोधन के लिए लाया गया था, जो दोनों ही एक्ट झारखंड में आदिवासी लोगों की जमीन की सुरक्षा के लिए लागू किए गए थे। दरअसल झारखंड देश का एक ऐसा राज्य है जहां आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है। राज्य की कुल जनसंख्या का 26% है। वहीं वैसे तो पूरे राज्य में आदिवासी हैं, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या संथाल परगना में है और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा आबादी संथालों की है। संथाल परगना में रहने वाले आदिवासियों के हक की रक्षा के लिए ही 1949 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यानी SPT एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट को वैसे तो संथाल आदिवासी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश लेकर आए थे, लेकिन इसे लीगली 1949 में लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत संथाल परगना में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन को खरीद बेच नहीं सकता है। यहाँ तक कि जो जमीन खेती के लिए है उस पर कोई व्यवसायिक या अन्य गतिविधि नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जमीन का मालिक भी ऐसा नहीं कर सकता और को दे सकता है और न ही गिरवी रख सकता है। वहीं राज्य के बाकी शहरों और गाँव में CNT एक्ट लागू होता है, जिसे साल 1908 में ब्रिटिश ने यहाँ लागू किया था। CNT के तहत आदिवासी की जमीन उसी राजस्व थाना क्षेत्र में ही आदिवासी के द्वारा ही खरीदी बेची जा सकती है और गैर आदिवासी सिर्फ अपने जिले में ही जमीन खरीद बेच सकता है। लेकिन साल 2017 में इन दोनों एक्ट में बदलाव के लिए एक संशोधन बिल लेकर आया गया। उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुबर दास झारखंड के CM थे, जो इस विधेयक को लेकर आए थे। इस विधेयक के पास होने से आदिवासी लोगों की जमीन बेची खरीदी जा सकती थी। साथ ही सरकार आदिवासी लोगों को मुआवजा देकर उनसे उनकी जमीन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसे रेलवे लाइन, पुल, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भी ले सकती थी। लेकिन इस कानून का पूरे राज्य में काफी विरोध हुआ। कई आदिवासी समुदाय इसके खिलाफ थे, जिसके बाद राज्य में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। लेकिन झारखंड सरकार झारखंड विधानसभा में बिल पास करवा चुकी थी। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने की देरी थी, लेकिन आदिवासी समुदायों का साथ देते हुए द्रौपदी मुर्मू ने दोनों बिल्स को बिना साइन किए ही वापस कर दिया। वहीं संशोधन बिल पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि इस एक्ट की जो मूल भावना है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि एक्ट में संशोधन से पहले इस पर और अध्ययन की जरूरत है। पहले ये समझना जरूरी है कि आदिवासी लोग क्या चाहते हैं, किस व्यवस्था से उनको सुविधा होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने उस पार्टी की सरकार के बिल को पास करने से इनकार कर दिया, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इस बिल के पास न होने से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और साल 2019 में झारखंड में बीजेपी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। वहीं राज्यपाल रहते हुए उन्होंने साल 2017 में झारखंड विधानसभा से पास हुए फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल को भी मंजूरी दी, जिसके मुताबिक जबरन या फिर बहला फुसलाकर धर्म बदलवाने पर व्यक्ति को कम से कम 3 साल की सजा होगी। पर झारखंड राज्यपाल के बाद द्रौपदी मुर्मू कैसे ही अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, जानेंगे अगले एपिसोड में। 21 जून 2020 ये वो तारीख थी जिस दिन एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। एनडीए से पहले विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुका था। विपक्ष ने काफी सोच समझकर यशवंत सिन्हा को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना था। यशवंत सिन्हा का भारतीय राजनीति में एक लंबा करियर रहा है और वो भारत की राष्ट्रीय राजनीति में द्रौपदी मुर्मू से ज्यादा सक्रिय रहे हैं। वो बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे थे, लेकिन साल 2018 में वो बीजेपी को छोड़ विपक्ष में। सिन्हा से पहले विपक्ष की तरफ से शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के परपोते गोपाल कृष्ण गांधी का नाम भी उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहा था, लेकिन इन सभी लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि विपक्ष वोट इकट्ठा नहीं कर पाएगा। लेकिन यशवंत सिन्हा क्योंकि पहले बीजेपी का हिस्सा रह चुके थे और देश के लगभग हर राज्य में उनकी पहुंच थी, तो विपक्ष को लगा कि उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। पर फिर बीजेपी ने 64 साल की द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया।
जब बीजेपी की तरफ से उनके नाम का ऐलान हुआ और सारे न्यूज़ चैनल्स ने उनके बारे में दिखाना शुरू कर दिया तो लोगों को द्रौपदी मुर्मू के बारे में पता चला। इंडियन पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यशवंत सिन्हा का नाम नया नहीं था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के बारे में झारखंड और उड़ीसा के बाहर बहुत ही कम लोग जानते थे। पर अब सवाल ये था कि बीजेपी ने चुना तो इसकी पहली वजह तो साफ थी और वो थी द्रौपदी मुर्मू की राजनीति में एक साफ छवि। उनका करियर यशवंत सिन्हा जितना कंट्रोवर्शियल नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया उससे लोगों का भरोसा ही जीता था। पर इसके अलावा भी एक कारण था, वो था उनका एक आदिवासी महिला होना। राष्ट्रपति चुनाव में जाति, धर्म और उम्मीदवार का क्षेत्र बहुत मायने रखता है, क्योंकि अपने उम्मीदवार के जरिए पार्टी पूरे देश को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, जिसे लोगों को उनके भी बनाया जो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। और इस बार उन्होंने एक आदिवासी महिला को अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुना। राष्ट्रपति के चुनाव देश में होने वाले चुनाव से अलग होते हैं। इसमें आम जनता नहीं बल्कि उनके चुने विधायक और सांसद वोट करते हैं। देश के 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चारों ही राज्यों में एक बड़ी आबादी ट्राइबल कम्युनिटी की है। राजस्थान में 12 ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं, जिनकी टोटल आबादी राज्य की 15% है। वहीं गुजरात में 14%, छत्तीसगढ़ में 30% और मध्य प्रदेश में 21% आबादी आदिवासियों की है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट्स में से 29 सीट्स आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से बीजेपी को इन राज्यों में इन आदिवासी लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वहीं आपको यहाँ पर ये भी बनाम को मंजूरी दी, लेकिन इस बार पार्टी को द्रौपदी मुर्मू ही सबसे बेहतर उम्मीदवार लगी। द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी जनजाति से बिलोंग करती हैं, जिनकी सबसे ज्यादा आबादी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा बिहार, असम और ईस्ट कुछ और राज्यों में भी इस आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू का जन्म स्थान मयूरभंज उड़ीसा का वो इलाका है जहां संथाल आदिवासी सबसे ज्यादा रहते हैं। ऐसे में चलिए द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के महत्व को समझने से पहले वो जिस ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCSTRTI के मुताबिक संथाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सांथा का मतलब होना शांति और आला का मतलब होता है आदमी। ये लोग भी ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से हैं। इनकी भाषा सांथाली है, जिसकी लिपि ओलीचिकी है। इस लिपि को 1925 में डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू ने डेवलप किया था। माना जाता है कि संथाल लोग घुमंतु आदिवासी थे, जो बाद में बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच मौजूद छोटा नागपुर पठार पर बस गए और 18वीं सदी में यहाँ से माइग्रेट होकर बिहार और उड़ीसा में जा बसे। वहीं धर्म की बात करें तो वैसे तो ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जिसे ये माँ सरना कहते हैं। ये लोग अपने घरों को ओला कहते हैं, जिन्हें दूर से देखकर कोई भी आसानी से पहचान लेगा। आमतौर पर संथाल आदिवासी लोगों के घर मिट्टी के बने होते हैं, जिनकी दीवारों पर पेंटिंग्स बनी है। घर की दीवार का निचला हिस्सा काली मिट्टी से रंगा होता है, बीच का हिस्सा सफेद और ऊपरी हिस्सा लाल रंग से रंगा होता है। और कुछ सालों पहले तक द्रौपदी मुर्मू का घर भी कुछ ऐसा ही दिखता था। 1855 से 1856 के बीच संथाल आदिवासियों और ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच जंग भी हुई थी, जिसे संथाल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यहाँ रहने वाले आदिवासी किसानों ने खुद अपनी सेना बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के सारे संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले पोस्ट, रेलवे लाइन से यहाँ तक कि गोदाम तक नष्ट कर दिए। और फिर जब अंग्रेजों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी आर्मी का एक बड़ा हिस्सा बंदूक और बारूदों के साथ संथाल आदिवासियों पर हमले के लिए भेज दिया। हाँ, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और इसके बाद ही बंगाल में 1967 में नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था। वहीं देश के लिए दी कुर्बानियों की वजह से ही संथाल रिबेलियन को इतिहास में भारत में आज़ादी घटनाओं में से एक माना जाता है, जिसने देश में बदलाव की नींव रखी। आज के समय में संथाल आदिवासी उड़ीसा में रहने वाली दूसरी सभी ट्राइब्स से ज्यादा शिक्षित और विकसित माने जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो संथाल आदिवासी लोगों में शिक्षा को लेकर जागरूकता 1960 में ही आ गई थी। इसलिए इस ग्रुप के लोग बिहार, झारखंड और उड़ीसा में ज्यादा अच्छी पोस्ट पर देखने को मिलते हैं। और पॉलिटिक्स की ही बात करें तो द्रौपदी मुर्मू के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी आदिवासी ग्रुप से होते हैं।
इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर चंद्रा मुर्मू भी इसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। 21 जून 2022 विपक्ष अपने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी थी और आज बीजेपी भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करने वाली थी। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू के नाम को फाइनल कर लिया गया था और कुछ समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नाम अनाउंस भी होना था। लेकिन उससे पहले पीएमओ ऑफिस से द्रौपदी मुर्मू के घर फोन गया। पीएम मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू को इस बात की जानकारी देना चाहते थे, पर द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में जब कई बार फोन लगाने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया तो उनके पीए को कॉल लगाया गया। रात का करीब 8:30 बजे का समय हो रहा था। उनके पीए बाहर किसी दुकान पर थे जब उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, पीएम साहब द्रौपदी मैडम से बात करना चाहते हैं। उनके पीए जल्दी से द्रौपदी मुर्मू के घर के लिए निकल पड़े और अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि दोबारा फोन बजने लगा। पीए ने फोन रिसीव कर कहा कि मैं बस पहुंच ही रहा हूं। वो समझ गए थे कि कुछ बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, वरना पीएमओ ऑफिस से बार बार फोन नहीं आते। दौड़ते भागते वो द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे। वो उस समय अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थीं। पीए ने जल्दी फोन उन्हें दिया और कहा कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद फोन पर करीब 1 मिनट बात हुई। फोन पर पीएम ने जो कहा वो सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके पीए और उनकी बेटी इतिश्री ने उन्हें संभाला और उनसे पूछा कि पीएम ने क्या कहा, तो उन्होंने खुद को संभालते हुए बताया कि उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार चुन लिया गया है। इस खबर को सुनकर द्रौपदी मुर्मू काफी भावुक हो गई थीं। उनका कहना था कि आज उन्हें इतनी बड़ी खबर मिली है और उनके अपने उनके पास नहीं है, पर वो जानती थी कि उन्हें खुद को संभालना होगा। कुछ समय में टीवी पर इस बात की अनाउंसमेंट हो जाएगी और उनके घर के बाहर उनके कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ उमड़ जाएगी जिनका उन्हें आभार व्यक्त करना है। अब द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार तो बन गई थी, लेकिन एक उम्मीदवार से चुनाव जीतने तक एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं और किन कारणों की वजह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में वोट मिले और वो जीती। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही वो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुने गए मेंबर्स और इसके अलावा देश की सभी विधानसभाओं के चुने गए सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं। माने कि दूसरे इलेक्शन की तरह राष्ट्रपति चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं करती, बल्कि उनके चुने हुए राजनेता राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। हाँ, लेकिन वोटिंग में विधान परिषद के सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट करने का अधिकार नहीं होता है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। 2 अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। वेटेज के लिए राज्य की आबादी यानी कि पॉपुलेशन को चुने हुए विधायकों की संख्या से बांटा जाता है और फिर जो नंबर आता है उसे 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद जो नंबर मिलता है वो उस राज्य से वोट देने वाले एमएलए के एक वोट की वैल्यू होती है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स की संख्या 4809 थी। इनमें राज्यसभा के 233, लोकसभा के 543 और विधानसभाओं के 4033 सदस्य शामिल थे। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोटों का कुल वेटेज 5,43,231 था और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के वोटों का वेटेज 543,200। माने कुल मिलाकर इस साल सभी सदस्य 10,86,431 है और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की राष्ट्रपति उम्मीदवार थीं, जिनकी केंद्र में सरकार है, लेकिन देश के कई बड़े राज्यों में विपक्ष या फिर लोकल पार्टीज की सरकार है। ऐसे में मुकाबला टक्कर का था और द्रौपदी मुर्मू की जीत तभी पक्की थी जब विपक्ष के विधायक और संसद भी उनके लिए वोट करते हैं। पर वो ऐसा क्यों करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड वोटिंग डे की पूरी कहानी, और ये भी क्यों विपक्ष के कई विधायकों और संसदों ने भी दिया
द्रौपदी मुर्मू को वोट। 18 जुलाई 2022 ये वो दिन है जिस दिन देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए। एक तरफ थी द्रौपदी मुर्मू और दूसरी तरफ थे यशवंत सिन्हा। राष्ट्रपति चुनाव में अभी भी वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग के पेपर दिए जाते हैं, जिसके जरिए वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी वर्ग से बिलोंग करती हैं और एक महिला, जिसकी वजह से ही उन्हें बहुत सारे विधायकों और सांसदों का वोट मिल गया। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर विपक्षी पार्टियां भी अपनी असहमति जता नहीं पाईं। 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की गणना हुई। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने 6,76,803 मतों के साथ जीत हासिल की। वहीं विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कुल 3,80,177 वोट मिले। मतगणना पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने मुर्मू के 64.03% वोटों के साथ चुनाव जीतने की आधिकारिक घोषणा की और उन्हें देश का नया राष्ट्रपति अनाउंस किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों सहित कुल 2,824 मतदाताओं के वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों सहित 1,877 मतदाताओं के वोट मिले। जनगणना के मुताबिक भारत में आदिवासी लोगों की कुल आबादी 8.5% से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में 30% जनसंख्या आदिवासियों की है और मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में ये आबादी 20% से ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि भारत के कई राज्यों की पॉलिटिक्स में आदिवासियों का अहम रोल है। जिस वजह से आदिवासी लोगों को वोट पाने के लिए अपोजिशन की कई पार्टी को भी यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट करना पड़ा और यही वजह है कि एनडीए के साथ गठबंधन न होने के बावजूद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया। भारत में लोकसभा की कुल सीटों में 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और यही वजह थी कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के मुकाबले ज्यादा वोट मिले। कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, पर इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वो जो साधारण जीवन जीती हैं, उसे देखकर हैरानी होती है। अब द्रौपदी देश की नई राष्ट्रपति बन गई हैं, तो लोगों को उनके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुकता है। उनकी कहानी, उनका ये सफर लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा, एक उम्मीद बन गया है कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, पर इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वो जो साधारण जीवन जीती हैं, उसे देखकर हैरानी होती है। पर फिर लगता है कि यही तो एक महान व्यक्तित्व की निशानी है। अनुशासन और ध्यान उनकी जिंदगी के आधार हैं। जैसे जीवन के लिए सांस लेना और खाना पीना जरूरी है, उसी तरह उन्होंने अनुशासन को भी अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया है। वो हर काम समय के अनुसार करती हैं। वो रोज सुबह 3 बजे उठती हैं। कई लोग उनसे पूछते भी हैं कि इतनी उम्र में 3 बजे वो कैसे उठ जाती हैं, तो इस पर उनका कहना है कि ध्यान और अनुशासन शरीर को बूढ़ा नहीं होने देता। इसलिए वो रोज सुबह उठकर पहले योग और ध्यान करती हैं और फिर नाश्ता करती हैं। नाश्ता करने के बाद वो कुछ देर अखबार और आध्यात्मिक किताबें पढ़ती हैं। इसके बाद ऑफिस के लिए रवाना हो जाती हैं। उनके जानने वालों की माने तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाती। हाँ, लेकिन उन्हें ओडिशा की फेमस मिठाई चेनापोड़ा बहुत पसंद है। वो जहाँ भी जाती हैं अक्सर 2 किताबें अपने साथ रखती हैं। पहली अनुवाद की, ताकि उन्हें किसी से भी बात करने में कोई दिक्कत न हो, और दूसरी ब्रह्मा कुमारी या फिर कोई स्पिरिचुअल बुक, जिसे पढ़कर वो अपने मन को शांत रख सकें और अपने काम में ध्यान लगा सकें। रोजाना सारा काम खत्म करने के बाद वो 9 साढ़े 9 बजे तक सोने चली जाती हैं और इस तरह वो एक सामान्य जीवन जीते हुए भी सीढ़ियों को छू रही हैं। और कहते हैं कि पद जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारियां भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। तो अगले एपिसोड में जानेंगे उन सुविधाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जो राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू को मिलने वाली हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो गया और 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले श्रीमती महिला राष्ट्रपति बनी थीं। वो देश की 12वीं राष्ट्रपति थीं जो 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति पद पर रही थीं।
वहीं यहीं पर आपको ये भी बता दें कि द्रौपदी मुर्मू आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं। दरअसल अब तक हमारे देश के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, फिर चाहे वो रामनाथ कोविंद हो, प्रणब मुखर्जी हो या फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सभी का जन्म 1947 से पहले का था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का जन्म आज़ादी के बाद हुआ। इस तरह वो जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति हैं। वहीं उड़ीसा से आने वाली वो देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं, क्योंकि उनसे पहले वारागिरी वेंकटा गिरी, जिन्हें दुनिया वीवी गिरी के नाम से जानती थी, वो भी उड़ीसा से थे। उन्होंने देश के चौथे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और 1969 से लेकर 1974 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। वहीं कई लोगों को लगता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां होती हैं। खैर, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये सच है कि हमारे के पास कई तरह की शक्तियां होती हैं, जबकि राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रपति को कम ही मौकों पर बात करते देखा जाता है। वहीं दूसरे देशों में प्रधानमंत्री से ज्यादा राष्ट्रपति सक्रिय रहता है और कई देश तो ऐसे भी हैं जो फुल प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर चलते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रपति की भूमिका प्रधानमंत्री से अलग है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति के पास कम शक्तियां होती हैं। भारत में राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक का दर्जा दिया जाने वो सबसे ऊपर हैं। भारत के संविधान के मुताबिक लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, राष्ट्रपति देश की नौसेना, थल सेना और वायुसेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। इसके अलावा राज्यों के लिए राज्यपाल, इलेक्शन कमिश्नर और एम्बेसीज में राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के साथ कोई संधि या समझौता किया जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के संधि या फिर समझौता पूरा नहीं हो सकता है। जब संसद के दोनों सदनों में सत्र सेशन नहीं चल रहा होता, उस समय संविधान के आर्टिकल 123 के मुताबिक राष्ट्रपति नया अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो संसद सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते तक माननीय होता है। संविधान के आर्टिकल 72 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर उसे फांसी से दी गई सजा से बचा सकता है या उसकी सजा कम करवा सकता है। हाँ, लेकिन अगर एक बार यदि राष्ट्रपति ने क्षमा याचिका रद्द कर दी तो दोबारा याचिका दायर नहीं की जा सकती। अगर देश में कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगानी पड़े तो इसका अधिकार भी सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। राष्ट्रपति ही देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है, जिसमें 3 तरह की इमरजेंसी शामिल होती हैं। पहला, किसी युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के दौरान तंत्र के फेल होने पर, और तीसरा, वित्तीय आपातकाल यानी कि देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आने पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। और आपको बता दें कि हमारे देश में अब तक 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर 1975 में इंटरनल एग्रेशन के दौरान देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। केंद्र में बैठी सरकार जब भी कोई बिल देश संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पेश करती है तो वहां से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही देश में कोई बिल या कानून बन पाता है। वहीं फाइनेंशियल बिल हो, किसी नए राज्य का निर्माण या फिर भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई बिल हो, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और अगर किसी कारण किसी राज्य की सरकार गिर जाती है या फिर सिचुएशन आपे से बाहर हो जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जिसे सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश पर ही लगाया जा सकता है। 2017 तक भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ 1.50 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता था, लेकिन साल 2017 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति महीने कर दिया गया है, जिस पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। और यही सैलरी अब द्रौपदी मुर्मू को भी मिलेगी। द्रौपदी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थीं। उन्होंने आदिवासी स्कूल से पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद सिंचाई विभाग में एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी की, जिसमें उनकी तनख्वाह उस स्तर भी शायद नहीं होगी। और आज वही महिला इस पद पर पहुंच गई है। 5 लाख रुपए सैलरी आज के समय में बहुत से लोगों को बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन एक आदिवासी महिला जो इतने संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची है, उसके लिए ये उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का मोल है। वहीं राष्ट्रपति को कई तरह के दूसरे भत्ते भी मिलते हैं, साथ ही फ्री मेडिकल सुविधा भी मिलती है।
दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों की तुलना में हमारे देश के राष्ट्रपति को कम सैलरी मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की बात करें तो उन्हें महीने के 1.40 लाख डॉलर की सैलरी मिलती है, जो भारतीय रुपए में करीब 1.05 करोड़ रुपए है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख डॉलर है। हाँ, लेकिन उनके और हमारे देश की इकोनॉमी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी अंतर है और राष्ट्रपति पद के साथ जो सम्मान मिलता है उसका मोल तो पैसों से कहीं ज़्यादा है। वहीं आपको बता दें कि हमारे देश में राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी हर महीने 30,000 रुपये सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के तौर पर दिए जाते हैं। देश का राष्ट्रपति किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो, उसका नया आवास राष्ट्रपति भवन ही होता है, जो नई दिल्ली में है, जिसे रायसीना हिल भी कहा जाता है। और अब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू रहेंगी, वही द्रौपदी मुर्मू जो कभी मिट्टी के घर में रहा करती थी। भवन में ही उनका दफ्तर भी होता है। करीब 2 लाख वर्ग फुट में फैले इस भवन में 340 कमरे हैं, जहां दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। जैसा लाइफ स्टाइल चाहे वैसा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। इसमें मौजूद भवन में मुगल गार्डन है, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। मुगल गार्डन को हर साल आम लोगों के लिए खोला जाता है। भवन की देखभाल के लिए 200 से ज्यादा लोग हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं। इसके अलावा भारत सरकार हर साल उनके अन्य खर्चों जैसे आवास, स्टाफ, खाने पीने और अतिथियों की मेज़बानी पर करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च करती है। राष्ट्रपति को दुनिया में कहीं भी यात्रा करनी हो, वो मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। उनके पास छुट्टियां बिताने के लिए 2 शानदार हॉलिडे रिट्रीट का ऑप्शन भी होता है, एक हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम और दूसरा शिमला में रिट्रीट बिल्डिंग। भारत के राष्ट्रपति को ट्रैवल करने के लिए कस्टमाइज मर्सिडीज बेंज S600 W221 गाड़ी दी जाती है, जो बुलेट प्रूफ तो होती ही है, साथ ही कई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज से भी लैस होती है। इसके अलावा उनकी गाड़ी के साथ 25 गाड़ियों का कारवां चलता है, जो हर तरफ से राष्ट्रपति की कार को घेर कर रखता है। लेकिन इन सुख सुविधाओं के साथ साथ राष्ट्रपति की सुरक्षा भी देश की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स को आपने अक्सर उनके साथ चलते देखा होगा। कहीं नहीं तो गणतंत्र दिवस की परेड में तो आपने इन जवानों को जरूर देखा होगा। ये जवान दूसरी सेनाओं से अलग होते हैं। इन जवानों को प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स यानी कि PBG कहा जाता है। और क्योंकि इन जवानों पर राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा होता है, इसलिए इस यूनिट के जवानों के सिलेक्शन का तरीका भी काफी अलग होता है। ये भारतीय सेना की सर्वोच्च यूनिट होती है, जिसका काम राष्ट्रपति की सुरक्षा करना और हर पल उनके साथ चलना है। ये यूनिट राष्ट्रपति भवन में ही रहती है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो बॉडीगार्ड तैनात होते हैं, उनमें सेना से जाट, सिख और राजपूतों को प्राथमिकता दी जाती है। ये सैनिक हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आते हैं और इनमें भी केवल उन्हीं जवानों को PBG यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के लिए चुना जाता है जिनकी हाइट 6 इंच या फिर उससे ज़्यादा होती है। इसे कम हाइट वालों को PBG के लिए रिकमेंड नहीं किया जा सकता और ये नियम आज़ादी से पहले से चला आ रहा है। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स में 4 ऑफिसर्स, 11 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स JCO और 161 जवान होते हैं, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हासिल होता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा और जिम्मेदारियों के अलावा एक और सवाल जो अक्सर हम सबके मन में आता है, वो ये कि कार्यकाल खत्म होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति क्या करते हैं। क्या वो राजनीति में वापस लौट जाते हैं या फिर उन्हें कोई और पद दिया जाता है। दरअसल हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। पिछली बार साल 2017 में चुनाव हुए थे, जिसमें रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया था। अब वो अपने पद से रिटायर्ड हो गए हैं और अगले 5 साल यानी कि साल 2027 तक द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति रहेंगी। अब नए राष्ट्रपति को कौन सी सुविधाएं, जिम्मेदारियां, शक्तियां और सुरक्षा मिलती हैं, उसके बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद पूर्व राष्ट्रपति क्या करते हैं, चलिए अब ये जानते हैं। दरअसल किसी भी देश में राष्ट्रपति से ऊंचा कोई पद नहीं होता और ऐसे में एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद कोई व्यक्ति विधायक, मंत्री या कोई और सरकारी पद पर नहीं बैठता, जिसकी वजह यह है कि ये सारे पद राष्ट्रपति से छोटे होते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा निचले पद पर व्यक्तिगत तौर पर सही नहीं माना जाता, जिसकी वजह से कोई भी राजनेता राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीति में वापसी नहीं करता। वहीं इसी वजह से अक्सर राष्ट्रपति के लिए चुनाव भी ऐसे ही उम्मीदवारों को जाता है जो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर होते हैं। और अगर बात करें पूर्व राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाओं की,
तो रिटायर्ड होने के बाद भी उन्हें कई लग्जरी फैसिलिटी दी जाती है। रहने के लिए टाइप 8 का सारी सुविधाओं से लैस बंगला दिया जाता है, जिसमें कम से कम 8 कमरे होना जरूरी है। पेंशन के तौर पर 1.5 लाख रुपए महीना दिया जाता है और स्टाफ पर खर्च के लिए 60,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। इसके अलावा 2 मुफ्त लैंडलाइन और 1 मोबाइल दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति अपने पार्टनर के साथ फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही उनके लिए वाहन सेवा भी मुफ्त होती है। साथ ही सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी और 2 सेक्रेटरी भी दिए जाते हैं। भारत अपनी कल्चरल और लैंग्वेज डाइवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और ये भी सच है कि बहुत से क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करके भारत ने पूरी दुनिया के लिए कई एग्जाम्पल सेट किए हैं। लेकिन कई चीजें हैं जिनमें हम आज भी पीछे हैं। अगर जेंडर इक्वालिटी की ही बात करें तो पहले के मुकाबले हमारे हालात काफी सुधरे हैं, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल द्रौपदी मुर्मू भी हैं। पर यह भी सच है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं को कुछ भी पाने के लिए पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसमें आप किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कहीं परंपरा के नाम पर तो कभी रूढ़िवादी सोच के कारण ऐसा ही चला आ रहा है। अगर कोई लड़की शादी के बाद नौकरी करना चाहती है तो इसमें उसके पति की मंजूरी होना जरूरी है, जबकि नौकरी करना ना करना ये लड़की का अपना फैसला होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू पढ़ी लिखी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने बच्चों की देखभाल करने लगी। पर बहुत जल्द उन्हें महसूस हो गया कि वो अपना समय ऐसे जाया नहीं कर सकती। उन्होंने आदिवासी स्कूल में फ्री में पढ़ाना शुरू किया। इस नौकरी से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था, पर उनकी वजह से कितने आदिवासी बच्चे पढ़ना लिखना सीख रहे थे। वहीं जब वो राजनीति में उतरी तो उनके पास ना तो राजनीति का अनुभव था और ना ही कोई ऐसा जिसके सहारे वो आगे बढ़ सकें। आमतौर पर तो कई साल मेहनत करने के बाद भी लोगों को टिकट नहीं मिलता, पर उन्हें टिकट भी मिला और वो जीती भी, क्योंकि उनका मानना था कि वो चाहे पढ़ाएं या समाज सेवा करें, उन्होंने हर काम को ईमानदारी से किया। इस दौरान गांव घरों में लोगों के ताने भी सुने, पर इन तानों से वो टूटी नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में संघर्ष बचपन से ही था। पिता सरपंच थे, लेकिन वो इतने भी समृद्ध नहीं थे कि उनके पास आज की जैसी सुविधाएं हों या फिर भरपेट खाना हो। उन्होंने गरीबी को सिर्फ करीब से देखा नहीं, बल्कि उसे जिया भी था। इसलिए जब वो राजनीति में आई तो उन्होंने लोगों के दर्द को दूसरों से बेहतर समझा। फिर जिंदगी में कई बार ऐसे पड़ाव भी आए जिन्होंने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, और कुछ पल के लिए वो डगमगाई भी, लेकिन टूटी नहीं। 2009 में अपने 25 साल के बेटे को खो दिया, फिर 2013 में दूसरे बेटे को, और 2014 में अपने पति को खोने के बाद उनके पास जीने की वजह नहीं बची थी। एक बार उनके मन में ये भी ख्याल आया कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उनके करीबी ने बताया कि उन्होंने कहा कि राजनीति की वजह से ही शायद वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाई, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वो टूट गई थी। उनकी जगह कोई और होता तो शायद दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता, पर उन्होंने कमबैक किया। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी, और इस दौरान भी उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि राज्य में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़े और बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार मिले। उन्होंने लोगों के हित के लिए खड़े होते हुए अपना पार्टी, जिसे वो चुनाव लड़कर यहाँ तक पहुंची थी, उसके बिल तक को पास करने से इनकार कर दिया। और जब वो राष्ट्रपति बनी तब भी उनके व्यक्तित्व में किसी तरह का बदलाव नहीं आया, क्योंकि वो जानती हैं कि वो इस पद पर लोगों की सेवा करने के लिए बैठी हैं। पर उनकी ये कहानी कहीं ना कहीं हर उस लड़की के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके पैर समाज की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। उनकी कहानी से हर व्यक्ति को इंस्पायर होना चाहिए जो अपने हालातों से हार मान चुका है। और द्रौपदी मुर्मू की ये कहानी जानने के बाद एक बात यही कही जा सकती है कि जिंदगी में अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आपकी मंजिल को पाने से रोक पाए। बस जरूरत है तो खुद के साथ, अपने काम के साथ ईमानदार की। दोस्तों, ये थी हमारी सीरीज द्रौपदी मुर्मू। उम्मीद है आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं।